नमस्कार मित्रों, इल्विन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। आज एक हम नए मुद्दे पर बात करने वाले हैं। करंट अफेयर से जुड़ा हुआ मुद्दा है। हम सोशल इशू से भी जोड़कर इसको परीक्षाओं की दृष्टि से देख सकते हैं। वैसे सामान्य जानकारी के लिए यह काफी प्रचलन में है कि जो आगे आने वाले समय में जो भारत युवाओं का देश कहा जाता था, आने वाले कुछ ही दिनों बाद भारत बूढ़े लोगों का देश हो जाएगा। अर्थात भारत में जो युवा आबादी है वो घटती हुई नजर आ रही है। और अगर यह आबादी घटेगी तो इसका भारतीय अर्थव्यवस्था पर, हमारे राजनीति पर क्या असर होने वाला है, इन तमाम मुद्दों को हम अपने वीडियो सेशन में जोड़ते हुए बात करेंगे। उसके पहले अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया इल्विन क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि जो भी वीडियोस आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उसका लाभ उठा सके। आइए वीडियो सेशन की तरफ वापस आते हैं और टाइटल को समझते हुए हमारे जो वीडियो सेशन होगा उसकी रूपरेखा क्या होगी उसको समझेंगे और प्रत्येक हाईलाइटेड बिंदुओं को डिस्क्राइब करते हुए हम पूरे वीडियो सेशन को वाइंड अप कर देंगे। बात करते हैं घटती भारतीय युवा आबादी, क्या होगा बड़ा नुकसान। यह जो हमारी युवा आबादी घट रही है उसका सबसे बड़ा नुकसान क्या होगा। हम देख रहे हैं कि भारत में केंद्र सरकार हो चाहे राज्यों की राज्य सरकारें हो, युवाओं के लिए तमाम कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। चाहे वो स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम हो या इंटर्नशिप प्रोग्राम हो, फेलोशिप प्रोग्राम हो, लोन ऋण देकर उनको उद्योग में इंटरप्रेन्योरशिप प्रारंभ करने के लिए जो व्यवस्थाएं सरकार के द्वारा दी जा रही है, यह एक भारत को समृद्ध भारत बनाने के लिए, विकसित भारत बनाने के लिए सारी योजनाएं की जा रही है। लेकिन अब एक रिपोर्ट आई है जिसमें यह बताया गया है कि भारत में युवाओं की आबादी अब कम हो रही है। अर्थात अब जो युवा थे अब वो बूढ़े हो रहे हैं। अब उसी विषय पर आइए हम बात करते हैं। जानिए इससे क्या होगा नुकसान। खबर क्या है तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने कम युवा आबादी के मुद्दे को संबोधित करने के लिए परिवारों को अधिक बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से एक कानून की घोषणा कर दी है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, नाम है एन चंद्रबाबू नायडू। अब यह कम युवा आबादी के मुद्दे को कम करने के लिए कि युवा आबादी कम हो रही है, यह क्या किए हैं कि के लिए अब परिवार को अधिक बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से एक कानून की घोषणा कर दी है। और उन्होंने कहा है कि दक्षिण भारत में कम प्रजनन दर के कारण आबादी वृद्ध हो रही है जो भविष्य में उत्तर भारत को भी प्रभावित कर सकती है। बांट कर देख रहे हैं उत्तर भारत और दक्षिण भारत। दक्षिण भारत वाले हिस्से में अर्थात जो राज्य उसमें आते हैं उसमें आंध्र प्रदेश भी आता है। तभी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि कम युवा आबादी के मुद्दे को संबोधित करने के लिए, परिवार को अधिक बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से एक कानून की घोषणा की है। और उन्होंने इसके साथ ही साथ कहा है कि दक्षिण भारत में, अगर हमारे दक्षिण भारत में कम प्रजनन दर होगी, प्रजनन दर को आप समझते हैं एक मातृत्व काल में एक महिला के द्वारा जन्म दिए गए बच्चों की संख्या को हम क्या कहते हैं, प्रजनन दर। वही कहते हैं कि दक्षिण भारत में कम प्रजनन दर के कारण आबादी वृद्ध हो रही है जो भविष्य में उत्तर भारत को भी प्रभावित कर सकती है। और दक्षिण राज्यों को साथ ही साथ यह डर है कि कम जनसंख्या वृद्धि के कारण भविष्य में निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के बाद उनका संसद में प्रतिनिधित्व कम हो सकता है। और यह कहते हैं कि अगर दक्षिण भारत की आबादी कम होगी तो आने वाले समय में संसद में उनके निर्वाचन में प्रतिनिधित्व होगा, संसद में उनका प्रतिनिधित्व होगा वह कम हो जाएगा। यही डर सता रहा है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने मजाक में कहा था कि इस कमी को रोकने के लिए 16 बच्चों का लक्ष्य रखा जाना चाहिए। चाहे मजाक हो चाहे सत्यता हो, यह इन लोगों को इस बात की चिंता सता रही है। इसीलिए यह पूरी जो इससे जुड़ी हुई बातें हैं वो खबर बनकर पूरी चर्चा में है। जनसंख्या डेटा और ट्रेंड की बात करते हैं। हम बात करते हैं जनसंख्या वृद्धि 2011 से 36 के बीच की। तो 2011 से 2036 के बीच भारत की जनसंख्या में 31.1 करोड़ की वृद्धि होगी। अब 2011 में सेंसस आया था, 2021 में आना था, लेकिन कोविड-19 और कुछ चुनाव के चलते उसको टाल दिया गया है और यह 2026 में आएगा। तो एक सेंसस 2036 सेंसस मतलब जनगणना 2026 में उसके आंकड़े आएंगे और दूसरी जनसंख्या के आंकड़े 2036 में आएंगे। इसीलिए यह बताया जा रहा है कि आगामी ये
24 चल रहा है, लेकिन आंकड़े 26 में आएंगे तो 26 से 36 तक, मतलब जो ये बीच का टाइम है 25 वर्षों का, तो उस 25 वर्षों के बीच भारत की जनसंख्या में 31 करोड़ से ज्यादा की वृद्धि होगी, जिसमें लगभग आधी वृद्धि 31 करोड़ की वृद्धि होगी। मतलब मान लीजिए कि इसमें 16 करोड़ की जो वृद्धि होगी वह बिहार में होगी, यूपी में होगी, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश में होगी। अब यही चिंता सताया जा रहा है। और वृद्ध हो रही जनसंख्या पर अगर बात करें तो भारत की जनसंख्या के साथ साथ 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग की जनसंख्या और बढ़ेगी। इसके रिस्पेक्ट में यह बातें हो रही है, जो व्यवस्थाएं अभी चल रही हैं, जो आंकड़े इस स्थिति को संबोधित कर रहे हैं, उन्हीं के परिप्रेक्ष्य में यह देखा जा रहा है कि 2011 से 36 के दरमियान भारत में जो वृद्ध जनसंख्या है, मतलब 60 वर्ष से ऊपर आयु के लोग हैं, उनमें वृद्धि हो रही है। वृद्ध जनसंख्या में अगर वृद्धि की बात की जाए तो 2011 में 10 करोड़ से बढ़कर 2036 में 23 करोड़ लोग 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के हो जाएंगे। 2011 की जनसंख्या में भारत में 10 करोड़ लोग 60 वर्ष से ऊपर थे, और यही अगर बात की जाएगी तो वर्ष 2036 तक 23 करोड़ लोग 60 वर्ष से अधिक आयु के होंगे, जो जनसंख्या का 8.4% से बढ़कर 14.9% हो जाएगा। लगभग 15% तक यह आंकड़ा हो जाएगा। अगर दक्षिण राज्यों के बारे में बात करें, इसमें दक्षिण राज्यों के योगदान को देखें तो 2011 से 36 के दौरान कुल जनसंख्या वृद्धि में दक्षिण राज्यों का योगदान केवल 9% होगा, मतलब 2.9 करोड़ होगा। और पूरी जनसंख्या वृद्धि कितनी हो रही है? 31.1 करोड़। तो इसीलिए चंद्रबाबू नायडू के द्वारा कहा जा रहा है और इस प्रकार का नियम लाया जा रहा है कि परिवार अधिक बच्चों का जन्म दे। और वहीं तमिलनाडु के तो मुख्यमंत्री ने मजाक मजाक में कह दिया कि अब हमें 16 बच्चों को जन्म देना पड़ेगा। इसके बाद बात करते हैं कि जब दक्षिण भारत में एक दोहरी समस्या क्या है, तो दक्षिण भारत में दोहरी समस्या, एक तरफ जनसंख्या वृद्धि हो रही है, वही जनसंख्या में कमी आ रही है। मतलब मान लीजिए कि टोटल जनसंख्या 100 है, वृद्ध जनसंख्या हो गई 60, और ये जो ग्रोथ रेट है यहाँ का कम हो जाए, मान लीजिए कि 10 वर्षों में यहाँ की जनसंख्या 110 ही हो, और तब यहाँ लोग कितने बचेंगे? 50। वही बात कर रहा है। और अगर इसी हम आंकड़े को देखें उत्तर भारत में, तो उत्तर भारत की जनसंख्या 100 है, और मान लीजिए कि यहाँ भी वृद्ध आबादी 60 है, लेकिन यहाँ का ग्रोथ रेट मान लीजिए कि 120 है, तो जो बीच का आंकड़ा होगा वह 60 होगा। मतलब यह आंकड़ा 10% 15% के अंतर को डिनोट करेगा। चिंता का विषय क्यों है? चिंता का विषय क्यों है? वृद्ध जनसंख्या, वृद्ध व्यक्तियों की उच्च संख्या से निर्भरता अनुपात बढ़ता है, जिससे राज्यों को स्वास्थ्य और सामाजिक समर्थन के लिए अधिक संसाधन आवंटित करने की आवश्यकता होती है। कहा ही जाता है कि बुढ़ापा का सहारा उसके लड़के होते हैं, या तो पेंशन होती है, या उसके पास जो जवानी में कमा कर 2 पैसे वह जमा करता है, वही उसका सहारा होता है। लेकिन इस समय तो केंद्र सरकार तो ओल्ड पेंशन स्कीम तो दे ही नहीं रही है। जो नई पेंशन स्कीम है, चाहे वो एनपीएस हो या उसके जगह पे जो यूपीएस आया है, दोनों में ओपीएस वाली बात नहीं रही है। और कहीं ना कहीं वह पर्दे के पीछे उसकी स्थितियां काफी कमजोर दिखाई दे रही है। भले ही कुछ मीडिया चैनलों के द्वारा या सरकार के द्वारा या सरकार के घटक दलों के द्वारा इसको ओपीएस से भी बेहतर बताया जा रहा है। अगर ओपीएस से यह योजना बेहतर रहती तो पुनः क्यों कुछ लोग, जैसे जो जजेज हैं, उनको ओपीएस के तहत पेंशन मिलता है, जो हमारे नेताज हैं, चाहे विधायक हो, सांसद हो, राज्यसभा सदस्य हो, लोकसभा सदस्य हो, विधान परिषद सदस्य हो, इनको ओपीएस पेंशन ही क्यों मिलती है? इतनी अच्छी स्कीम यूपीएस है, एनपीएस है, तो हटा के ले लेना चाहिए। बहरहाल वह तो अलग मुद्दा है, लेकिन मुद्दा उससे ही जुड़ा हुआ है। 60 वर्ष से ज्यादा अगर उम्र हो जाती है तो वही तो चिंता सता रही है कि 60 वर्ष से ज्यादा के लोग अगर ज्यादा होंगे तो क्या होगा? निर्भरता अनुपात बढ़ेगा। निर्भरता अनुपात बढ़ेगा तो सरकार को क्या करना पड़ेगा? उनको खाने के लिए, स्वास्थ्य के लिए बेहतर सुविधाएं और संसाधन आवंटित करने की आवश्यकता हो जाएगी। छोटी जनसंख्या की अगर बात करें तो दक्षिण राज्यों को डर है कि उनकी पहले से ही की गई जनसांख्यिकी प्रगति के कारण उनके संसद में सीटों की संख्या कम है। उन्हें आबादी नियंत्रित करने के लिए दंडित कर सकता है। अगर आबादी नियंत्रित कर रहे हैं तो यह दंडित करेगा। क्यों? क्योंकि संसद में उनका कम प्रतिनिधित्व। प्रजनन दर बढ़ाने की नीतियों की प्रभावशीलता के बारे में आइए बात करें। तो वैश्विक अनुभव बताइए तो चीन,
जापान और कोरिया जैसे देशों में प्रजनन दर बढ़ाने के प्रयास सफल नहीं रहे हैं। चाहे वह जापान की बात हो, चाहे चीन की बात हो या कोरिया की बात हो, ऐसे अनेकों देश हैं। लेकिन मुख्य जो 3 देशों की हम बात कर रहे हैं, वहां जो फर्टिलिटी रेट, प्रजनन दर बढ़ाने के प्रयास सफल नहीं रहे हैं। स्कैंडियाई मॉडल की अगर बात करें तो जो स्कैंडिनेवियाई देशों में परिवार और बच्चों के समर्थन के उपायों से प्रजनन दर में भारी गिरावट को रोका जा सका है, लेकिन केवल वित्तीय प्रोत्साहन प्राप्त नहीं है। केवल वित्तीय प्रोत्साहन के भरोसे परिवार और जो प्रजनन दर है उसको नहीं बढ़ाया जा सकता है। उसके साथ साथ प्रजनन दर को बढ़ाने के लिए, परिवार में बच्चे पैदा करने के लिए, मतलब परिवार के सदस्यों की संख्या बढ़ाने के लिए और कई चीज़ों की आवश्यकता होती है। केवल आर्थिक सहयोग ही इसके लिए काफ़ी नहीं होता है। भारत के विषय में बात करें तो विशेषज्ञों का मानना है कि उच्च शिक्षा और समृद्धि प्राप्त करने वाले परिवारों को अधिक बच्चा पैदा करने के लिए प्रोत्साहित करना मुश्किल होता है। बात तो बिल्कुल सही है। भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात देखें तो अभी हम देखते हैं कि जो विशेषज्ञ हैं वह मानते हैं कि उच्च शिक्षित परिवार और जो समृद्धि प्राप्त परिवार है, अब अमित शाह के कितने बेटे हैं आप उनको देखिए, और अपने गांव में जो लोग खेती किसानी का काम करते हैं उनके कितने बेटे हैं आप अनुमान लगा सकते हैं। अनिल अंबानी के कितने बेटे हैं, मुकेश अंबानी के कितने बेटे हैं, अमिताभ बच्चन के कितने बेटे हैं। जो बड़े लीडर हैं या बड़े पूंजीपति हैं या बड़े शिक्षित समाज के लोग हैं, वह एक लड़का चाहे एक लड़की एकदम ठीक। तो वही बात कर रहा है कि भारत के संदर्भ में अगर हम मामलों की बात करें तो जो उच्च शिक्षित वर्ग है या उच्च शिक्षा वाला वर्ग है या समृद्धि प्राप्त करने वाले परिवारों को अधिक बच्चा पैदा करने के लिए आप जितना भी प्रोत्साहित करिए, वह प्रोत्साहन पाकर ऐसा काम करने वाले नहीं हैं। अब उपाय क्या है? उपाय भी होना चाहिए। तो उपाय में हम अमेरिकी मॉडल की बात करते हैं। अमेरिकी मॉडल क्या है कि अमेरिका ने जनसंख्या और आर्थिक विकास को संतुलित करने के लिए प्रवासन का उपयोग किया है, और यह मॉडल भारत के लिए भी समाधान हो सकता है। प्रवासन का जो मॉडल है यह भारत के लिए भी सुटेबल हो सकता है, जो अमेरिका ने किया है। आंतरिक प्रवास की बात करते हैं तो उत्तरी से दक्षिणी राज्यों में प्रवास जनसंख्या असंतुलन को ठीक कर सकता है, जिसमें दक्षिणी राज्यों को कामकाजी उम्र के युवा प्रवासियों को लाभ मिलेगा। अब विशेषज्ञों का क्या सुझाव है? विशेषज्ञों का सुझाव है कि भारत को प्रजनन दर बढ़ाने के बजाय अपने श्रमिक वर्ग की आर्थिक उत्पादकता को बढ़ाने की जरूरत है और उस पर हमें ध्यान देना चाहिए, और जनसांख्यिकी लाभ को पूरी तरह से भुनाने का प्रयास करना चाहिए। जो वर्ग है, एक वर्ग है, उस वह कैसे लाभ कमाएगा, और जो जनसांख्यिकी लाभ है उसको अभी हम कैसे उसको भुनाएं, उससे हम किस प्रकार की सेवाएं लें, किस प्रकार के कामों में लगाएं कि हमारी स्थिति बेहतर से और बेहतर हो सके। पूरा मामला क्या है? आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा एक कानून पास किया जाना है या उसका समर्थन किया जा रहा है कि हम अब परिवार में अपनी संख्या बढ़ाएं, मतलब ज़्यादा बच्चे पैदा करें, प्रजनन दर को इम्प्रूव करें। उनकी चिंता यह है कि आने वाले समय में उत्तर भारत में युवा आबादी ज़्यादा होगी और दक्षिण भारत में युवा आबादी कम होगी। अभी वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में ही देखा जाए तो उनको भविष्य की यह भी चिंता सता रही है कि अगर ऐसी स्थिति रही तो संसद में दक्षिण भारत का प्रतिनिधित्व कम हो जाएगा। ये रहा पूरा मामला। इस मामले को हमने बखूबी समझने का प्रयास किया। उम्मीद है आपको यह हमारा वीडियो सेशन अच्छा लगा होगा। कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर दीजिएगा। ऐसे ही हम वीडियोस के साथ प्रतिदिन उपस्थित होते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।